हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइज, आज के क्लास में फाइनली हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड 9 का। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर को। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल्स आपके लिए ड्रॉ करके रखे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और सबसे पहले हम लोग देने वाले हैं ये सिंबल के अलग अलग नेम्स। अब आप लोग बोलेंगे क्यों मैम, हमको क्यों बता रही है, तो हम भी समझ सकते थे, बुक में भी दिया था। अरे भाई, अगर बुक में दिया होता था सब कुछ बढ़िया तरीके से तो मुझे कुछ भी चीज़ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब मुझे सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आप ही समझ जाओ कि बुक में उतने बढ़िया तरीके से नहीं दिया है। तो चलिए समझते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर से पार्ट को। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोग सोचेंगे पहली बार पढ़ रहे हैं क्या, नहीं रे बाबा, आप लोग सारे के सारे जाके प्रीवियस वीडियोस देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। क्योंकि वो सारे वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी ये सारे कंपोनेंट का यूज़ कर चुके हैं। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े सर्किट्स भी बनाए हैं, ठीक है, तो आपको वो पता रहेगा। अब ये वाली जो चीज़ है, इसका नाम होता है सेल। सबको पता है बहुत बढ़िया तरीके से कि ये जो होता है, जब एक ही आता है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज और एक ही नेगेटिव चार्ज, तो वो एक सेल की बात कर रहा है। आप लोग खुद ही सोचो भाई, जब आप अपनी घड़ी में डालने के लिए कोई सेल को लेते हो, ये आपका सपोज घड़ी का सेल है, ठीक है। ये सेल कुछ इस तरीके से रहता है। आप लोगों ने अपनी घड़ी के अंदर में, मतलब वॉच के अंदर में डाला होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक साइड नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल सर्किट के अंदर में, हम लोग ये सिंबल थोड़ी यूज़ करेंगे भाई, है कि नहीं। हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं सर्किट में। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब सेल है। अगर मैं बात करती हूँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज की, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। याद रखना है भाई, बैटरी। अगर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज अगर आते हैं तो उसी को हम लोग बैटरी बोलते हैं। अब आपको ये भी बात याद रखना है कि जो सेल होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं जब हमको छोटा सा पोटेंशियल चाहिए। जैसे कि अगर आपको अपने घर में घड़ी को रन करना है, तो घड़ी जो है वो चलती है और उसके लिए बहुत कम पावर लगता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा पावर देना पड़ रहा है फिर वो कांटे चलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। कुछ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपकी वॉच होती है, नॉर्मल वाली घड़ी की वॉच, या अपने सेल की, मतलब हाथ की जो वॉच होती है, हैंड वॉच, ठीक है, तो जो भी आपकी सारी की सारी वॉचेस है उसको बहुत कम पावर लगता है चलने के लिए। तो आपका सेल में काम हो जाता है, आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि जो सेल होता है वो हमको छोटा सा पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो सेल होता है वो हम लोग को स्मॉलर पोटेंशियल प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं बात करती हूँ बैटरी की, आप लोग ही मुझे बताओ भाई, सेल के अंदर में एक ही पॉजिटिव चार्ज है और एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो हमको छोटा पोटेंशियल मतलब स्मॉल पोटेंशियल मिलता है। बट अगर मैं बैटरी का यूज़ कर रही हूँ, बैटरी का, जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, मतलब बैटरी से मुझे कैसा पोटेंशियल मिलेगा, बहुत बड़ा पोटेंशियल। बैटरी से मुझे कैसा पोटेंशियल मिलेगा, लार्ज पोटेंशियल। समझ गए ना सारे के सारे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। जैसे कि अगर आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल कार, तो बहुत सारे जो एडवांस लेवल के रिमोट कंट्रोल कार रहते हैं, याद करो बचपन वो रिमोट से बूम 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 अलग अलग आवाज़ के रिमोट कंट्रोल कार रहते थे ना, टाइंग नाइंग नाइंग ना 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 ना, ऐसे बहुत सारे रिमोट कंट्रोल कार्स में अलग अलग वॉइस भी रहते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा, मुझे मेरी बचपन की काफ़ी याद आ रही है, बहुत रिमोट कंट्रोल कार से खेली थी भाई मैं। लेकिन वो रिमोट कंट्रोल कार में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था, वहाँ पे सेल थोड़ी डालते थे हम लोग। अगर आप रिमोट कंट्रोल कार लेते थे ना, तो आपको उसके अंदर कम से कम 4 से 5 सेल डालना पड़ता था, या तो उसके अंदर में एक बैटरी डालनी पड़ती थी, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल कार में एक छोटे से सेल से काम नहीं चलता। जैसे घड़ी में अगर 1 या 2 सेल डाल तो चल जाता है अपना काम, क्योंकि घड़ी को चलने के लिए काफ़ी कम पोटेंशियल चाहिए। बट अगर मैं बात करती हूँ रिमोट कंट्रोल कार की, या तो फिर उड़ने वाले एरोप्लेन की, या तो फिर उड़ने वाले रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर की, है कि नहीं, तो वहाँ पे आपको 4 से 5 सेल डालने पड़ते हैं या बैटरी डालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको लार्जर पोटेंशियल चाहिए। तो बैटरी, आप लार्जर पोटेंशियल ले सकते हो बैटरी से। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन टैप की। ओपन टैप की, ओपन टैप की मतलब ये है कि जब ये टैप की ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट से। मतलब ये समझ जाओ, अपने घर का बटन अगर बंद है तो क्या लाइट चालू होगा क्या? सारे के सारे बताओ भाई। अगर बटन बंद है घर का तो लाइट चालू होगा क्या? नहीं होगा। अगर बटन बंद है तो फ़ैन चालू होगा क्या? नहीं। अगर बटन बंद है टीवी चालू होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, बटन ही बंद है, ओपन है वो की, ओपन, बटन ही बंद है, करंट कहाँ से फ्लो होगा? टीवी कहाँ से चालू होगा?
लाइट कहाँ से चालू होगा, फैन कहाँ से चालू होगा अगर बटन ही बंद है तो। समझ गए ना। अब ये हुआ आपका क्लोज टैब की। क्लोज टैब की का मतलब ही क्या होता है, बटन ऑन। क्लोज टैब की का मतलब ही क्या होता है, बटन चालू। अगर बटन किया चालू तो लाइट भी हो गया चालू। अगर बटन किया ऑन, फैन भी हो गया ऑन। अगर बटन किया ऑन, टीवी भी हो गया ऑन। इसका मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना कि करंट फ्लो होगा तभी तो ये सब चालू होंगे ना। ये जो होता है ये आपके इंडिकेट करता है कनेक्टिंग वायर को। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में सर्किट पढ़ाया था। सर्किट मतलब ये वाला सर्किट नहीं रे बाबा, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाया था। सारे के सारे जाके देखो वो लेक्चर को, तो उसमें बताया था कनेक्टिंग वायर है। ये जो होता है इसको बोलते हैं क्रॉसिंग वायर। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग वायर्स। आपने अपने घर में भी देखा होगा कुछ वायर्स ऐसे क्रॉस होते हुए गए होंगे वॉल्स पे से, तो कुछ इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये जो सिंबल है ये तो बल्ब का है। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि ये जो चीज़ है ये लाइट बल्ब है, आपका लाइट बल्ब। लेकिन दिमाग में बड़े कॉम्प्लेक्सेशंस चलते हैं। जब आप लोग ये सिंबल देख लेते हैं ना, ये वाला सिंबल, तो सभी लोगों के मन में अलग ही कुछ ना कुछ होने लगता है। मुझे पता है क्या होने लगता है। तो ये वाले सिंबल का मतलब भी क्या होता है, सारे के सारे बोलेंगे लाइट बल्ब। लाइट बल्ब होता है। ये वाले सिंबल को ये वाला सिंबल समझने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि ये भी बल्ब होता है, लेकिन ये भी याद रखना है ये भी बल्ब होता है। इस सिंबल को कुछ लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये गलती से भी इसको ऐसे ड्रॉ मत करना, नहीं तो मार्क्स के जगह पे 0 मिलेगा, 0। ये सिंबल कैसा है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये भी लाइट बल्ब को रिप्रेजेंट करता है। इसको क्या बोलते हैं, लास्ट वाले क्लास में बताया था, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर ये क्या है, दिमाग में क्वेश्चन आता है जब ये रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस क्या है। समझते भाई, इसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब आप लोग ही सोचो भाई, आप लोग ही ज़रा सोचो, अगर इनका डायग्राम डिफरेंट है तो नाम भी डिफरेंट रहेंगे, है कि नहीं। आपका और आपके छोटे भाई का या छोटी बहन का नाम सेम रहता है क्या, नहीं रे बाबा, अलग अलग नाम रहते हैं ना। मतलब ये डायग्राम और ये डायग्राम का भी नाम कैसा रहेगा, अलग अलग। ये रेजिस्टेंस है और ये है रेजिस्टेंस का छोटा सा भाई जिसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, चलो मैम समझ गया, ये भी रेजिस्टेंस जैसा ही है, इसका नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस है क्योंकि वो रेजिस्टेंस का छोटा भाई है। आप हमको ये समझाओ ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। तो याद रखने का, जैसे नाम वैसे काम, जैसे नाम वैसे काम। नाम ही है वेरिएबल, मतलब जिसको मैं वेरी कर सकती हूँ, मतलब जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ। तो ऐसा रेजिस्टेंस जिसको मैं वेरी कर सकती हूँ, जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ, उसी का नाम क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सबको पता है ए मतलब क्या होता है, एमीटर। भाई एम्पियर जो होता है वो करंट का यूनिट होता है, तो एमीटर से किसको मेजर करेंगे, करंट को। ये है वी। वी मतलब क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मतलब ही मैंने ये जाना कि वोल्टेज को, मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं, इसलिए उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रहेगा, वोल्ट मीटर। तो ये थे आपके सारे के सारे सिंबल्स, कंपोनेंट्स और फंक्शंस, तो मैंने आपको समझा ही दिए। तो ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते आगे के पार्ट की तरफ। चलिए भाई, अब हम लोग बढ़ते आगे की तरफ कि आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं टोटल वो मेजर टाइप्स में 2 टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे वे हैं क्लासिफिकेशन करने के, लेकिन अगर मैं जनरलाइज क्लासिफिकेशन करती हूँ तो सब्सटेंसेस टोटल आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कंडक्टर और सेकंड होता है इंसुलेटर। यस गाइस, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जिनके बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं, आप सबको मेरे से भी ज़्यादा पता होगा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होता है। चलिए थोड़ा सा उसको पटाख से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। लेकिन आई नो कि आप सबको पता है ना भाई, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग इस चीज़ को। चलिए, तो आपके जो सब्सटेंसेस हैं टोटल वो 2 टाइप के हैं। आपके जो सब्सटेंसेस हैं ना गाइस, वो टोटल 2 टाइप के हैं। पहला टाइप है आपका कंडक्टर्स और सेकंड टाइप है आपका इंसुलेटर। पहला टाइप है आपका कंडक्टर्स और सेकंड टाइप है आपका इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, इन दोनों को समझने से पहले मैं साइड में कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ, जो पॉइंट्स पे हमको एक्चुअली डिफरेंस को स्टडी करना है। सबसे पहला पॉइंट हमको देखना है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस।
सबसे पहले हमको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को देखना है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे क्या रहेगा दोनों के अंदर में। सेकेंड पॉइंट जो हमको देखना है वो देखना है डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी के, ये रहेगा आपका सेकेंड पॉइंट जो हमको टोटल डिस्कस करना है इसके अंदर में। और थर्ड पॉइंट जो आपका है वो है करंट कैसे पास होगा। करंट कैन और कैन नॉट पास, करंट पास होगा या नहीं पास होगा थ्रू जो भी आपकी सब्सटेंसेस है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को, जिसको मैं क्लासीफाई कर रही हूँ टोटल ये 3 पॉइंट्स के बेसिस पे। चलिए समझते हैं। सबसे पहला आपको बोल रखा है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर में बहुत कम होता है वैल्यू रेजिस्टेंस का। मतलब मैं लिखूँगी कंडक्टर्स हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर्स हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जो भी आपके कंडक्टर्स रहते हैं उनमें बहुत कम वैल्यू रहता है रेजिस्टेंस का, उनमें ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहता है, रेजिस्टेंस रहता ही नहीं है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस क्या है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि एक बार प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, तो मैंने वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे खासे एग्जाम्पल्स लेके रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया था। सबको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होता है। अब आप लोग ही मुझे बता दो, एक है कंडक्टर्स, ठीक है भाई, सेकंड है आपका इंसुलेटर्स। तो आपका जो कंडक्टर्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है। तो आप लोग ही मुझे बता दो, कंडक्टर्स का उल्टा इंसुलेटर होता है। अब कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत लो है, कंडक्टर का उल्टा इंसुलेटर है। अब कंडक्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत लो है, तो लो का उल्टा क्या होता है, हाई होता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इंसुलेटर्स के केस में आपका जो रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने यहाँ पे ये जाना कि कंडक्टर के अंदर में मेरे रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत लो रहता है, कंडक्टर का उल्टा इंसुलेटर होता है, लो का उल्टा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ गए ना सारे के सारे। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है, बचपन से पढ़ते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को पता है कंडक्टर्स कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स कैसे होते हैं, कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आपके इंसुलेटर्स रहते हैं, मैं क्या लिखूंगी, इंसुलेटर्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर को हम लोग बैड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर जो होते हैं आप सबको पता है उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इसलिए इंसुलेटर्स कैसे होते हैं, बैड या पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कंडक्टर्स को, तो कंडक्टर्स का बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, कोई भी मेटल ले लो, मेटल जो होते हैं वो बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं, उनमें से करंट पास होता है। बट अगर मैं इंसुलेटर की बात करती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को करंट लगते रहता है, लेटेस्ट से किसी को करंट लगा तो देखो ऐसे होता है ना, करंट लगा तो ऐसा कुछ तो भी होता है ना, करंट लगा तो ऐसे हिलते हम लोग। तो जब करंट किसी भी पर्सन को अगर करंट लगता है तो आप लोग क्या करते, लकड़ी से उसको मारते हो, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आपका वुड है, जो आपकी लकड़ी है, जो आपके रबर है, वो सारे के सारे इंसुलेटर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ज़रा बताओ, अगर कंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब उनमें से करंट फ्लो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ करंट पासेस थ्रू कंडक्टर्स। जो भी आपके कंडक्टर्स है उसमें से आपका करंट पास होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि करंट जो कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर है, मतलब करंट पास होगा। अब आप लोग ही बता दो, कंडक्टर में करंट पास होता है तो इंसुलेटर में करंट पास नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर का उल्टा इंसुलेटर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी करंट डू नॉट पासेस, और आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कैन नॉट पासेस। करंट कैन नॉट पास थ्रू इंसुलेटर, मतलब आपका जो करंट है वो इंसुलेटर से पास नहीं होगा।
समझ गए ना सारे के सारे। एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल दे दो। इसके एग्जाम्पल है भाई आपके मेटल्स, कंडक्टर्स के, और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल है आपका वुड, ग्लास, रबर। ये सारे के सारे आपके इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल है। समझे या नहीं समझे भाई सारे के सारे? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट तो देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, मतलब इन न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं पेज नंबर 38 के ऊपर में। अब हम लोग देखते हैं फटाफट से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को। चलिए देखते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 को, जो कि दे रखा है पेज नंबर 38 पर। तो हम लोग पेज नंबर 38 के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 1 को। तो चलिए गाइस, फिर किस बात की देरी, देखते हैं फटाक से प्रॉब्लम नंबर 1। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा और फिर हम लोग लिखेंगे टू फाइंड। हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल को, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड को, इसी फैशन में सॉल्व करना। द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन अ लाइट बल्ब इज, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। सबको पता है कि रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू है आपका 1000 ओम। रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू है 1000 ओम्स। इफ़ द बल्ब इज़ फेड बाय ए करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है भाई 230 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट। आपको पूछ रखा है कितना करंट फ्लो होगा। दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ भाई, बड़े दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप यूज़ करेंगे भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जब भी आप क्वेश्चन को करते हो तो बढ़िया तरीके से करना पड़ता है। सपोज़ अगर ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क के लिए पेपर में आता है, लेकिन अगर आप लोग इसको जस्ट कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको पूरे मार्क नहीं मिलेंगे, भले ही आपका आंसर करेक्ट है। पहला पॉइंट जो डिपेंड करता है कि आपने इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया है। क्वेश्चन कभी मत लिखो, बट रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर करो। सेकंड थिंग, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यूनिट भी वहाँ मेंशन होना चाहिए। कौन सा लॉ यूज़ किया उसका भी नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो लॉ होता है वो होता है V = IR। ये होता है आपका ओम्स लॉ। मतलब मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ I = V/R। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ज़रा ध्यान दो। V = IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर मुझे I को लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी? V/R। इस R को मैंने नीचे भेज दिया। अब ये V का वैल्यू कितना है? V का वैल्यू है आपका 230 अपॉन में R का वैल्यू कितना है? 1000। ठीक है, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, तो कितना वैल्यू आए? 23/100। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि 23/100 का ही मतलब क्या होता है? 0.23, है ना। तो ये वैल्यू इसका आया। तो अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं 0.23 लिख देती हूँ तो क्या मुझे पूरे मार्क मिल जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? आधे लोग बोलेंगे मैम हमने तो पूरा करेक्ट आंसर निकाला, सब कुछ बढ़िया तरीके से लिखा, फिर भी मुझे मार्क क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट ही नहीं लिखा। यूनिट भी तो लिखना पड़ता है ना। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। अब मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क। समझ गए ना सारे के सारे? ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। अब आगे के पार्ट को देखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें यहाँ पे वो ये है कि जो भी आपका V होता है = IR होता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सेकेंड फार्मूला ये होता है कि रेजिस्टेंस = ρ × L/A। अब आधे लोग बोलेंगे ये फॉर्मूले कहाँ से आ गए, मुझे तो समझा ही नहीं। सुनो भाई, इसके पहले वाला जो क्लास था ना, वहाँ पे मैंने एकदम बढ़िया तरीके से फॉर्मूले को बताया था। एक बार जाके सारे के सारे देख लो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी थिंग आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, जो एरिया होता है इसका मतलब होता है πr²। ठीक है। फोर्थ थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि जो r होता है उसी का मतलब रेडियस होता है। रेडियस जो होता है, रेडियस मतलब ही r, इसका मतलब होता है डायमीटर/2। रेडियस का ही मतलब क्या होता है? डायमीटर/2। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे का आपका पार्ट ये है कि जो भी आपका रेडियस है आपको हमेशा उसको ऐसा यूनिट मतलब मीटर में ही लेना है। जो भी आपका लेंथ है उसको आपको हमेशा मीटर में ही लेना है। जो भी आपका एरिया है उसको आपको हमेशा मीटर² में लेना है। ये इसका ऐसा यूनिट होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता तो आप आगे आने वाला न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। मतलब ये आप लोग प्रॉब्लम नंबर 2 अगर करते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे एक बार इस चीज़ को समझ लो, तो फिर आपको एकदम बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल करते आएगा। चलिए भाई, तो फिर किस बात की देरी, देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग बढ़िया तरीके से वैसे ही लिखेंगे, गिवन डेटा और टू फाइंड, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन को हम लोग वैसे ही करते हैं, गिवन डेटा और टू फाइंड के फॉर्म में। चलिए बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दे रखा है पेज नंबर 38 पर। द लेंथ ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज़ 50 सेंटीमीटर। जो भी लेंथ है आपके कंडक्टिंग वायर का, उसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले इस लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप छोटे एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, चलता है, लेकिन एल से ही लिखना। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। उसका रेडियस भी आपको दिया है, सबको पता है कि रेडियस का स्पेलिंग आर से चालू होता है, इसलिए मैंने उसको आर लिखा है। ठीक है, इसका वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का पार्ट आपका जो है वो ये है, इफ़ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ओम्स। रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको 30 ओम्स दे रखा है। आपको पूछ रखा है रेजिस्टिविटी क्या होंगी, रेजिस्टिविटी कितनी होंगी वो आपको पूछ रखा है। चलो बढ़ते हैं आगे की पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है, यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में दे रखा है, और मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो रेडियस मीटर में होना चाहिए, लेंथ मीटर में और एरिया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये इनके ऐसा यूनिट है। अगर आपने ऐसा यूनिट में कन्वर्शन नहीं किया, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लिए, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, तभी जाके ईजी लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सबको ये बात, आई होप सभी को ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर को ही हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 मीटर मतलब 10 की पावर +2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग बिल्कुल भाई ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर मुझे 1 सेंटीमीटर लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, 1 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, 10 की पावर -2 मीटर। समझ में आया या नहीं आया, समझे या नहीं समझे, तो समझो भाई सारे के सारे। सबसे पहले मैंने लिखा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 100 का मतलब ही होता है 10 की पावर +2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। अब 100 में कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरोज़ है, इसलिए मैंने 10 की पावर में क्या लगाया, +2, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो है, इसलिए 10 की पावर में +2 लगाया। तो 1 मीटर मतलब ही 10 की पावर +2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अब अगर मुझे इसको सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, जब ये 10 की पावर +2 इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -2। जब 10 की पावर +2 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड से, तो वो 10 की पावर +2 से क्या बन जाएगा, 10 की पावर -2। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब भी क्या होगा, 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि ये जो +2 है ये इधर से इधर गया तो ये क्या बन गया, 10 की पावर -2। आपको इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर का मतलब ही होता है 10 की पावर -3 मीटर, जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट वाले क्लासेस में बताया था। और 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर। ये बहुत बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब यहाँ पे है आपका 50 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -2 मीटर। तो अगर मुझे 50 सेंटीमीटर को लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है 0.5 मिलीमीटर। मुझे इसको भी मीटर में चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मेरा रिक्वायरमेंट। अब 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर। तो 0.5 मिलीमीटर का मतलब ही क्या होगा, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये 30 ओम्स तो एज इट इज़ रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे का आपका जो पार्ट है वो ये है कि सबसे पहले अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है तो मुझे ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे का फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये है कि अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने जानी वो ये है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है रो इंटू एल अपॉन ए, जैसे कि मैंने इसको लास्ट वाले क्लास में डिराइव किया था। तो अगर मुझे रेजिस्टिविटी को टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, आर इंटू ए, ये वाला ए ऊपर चले जाएगा, ये वाला एल नीचे आ जाएगा। इसको आप छोटे एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे ये कैलकुलेट करना है
इसके लिए रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, बट क्वेश्चन में एरिया तो दिया ही नहीं है। मतलब अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है तो सबसे पहले मुझे एरिया को निकालना पड़ेगा। तो चलिए भाई निकालते हैं, किस बात की देरी, निकालते हैं हम लोग जल्दी से सारे के सारे एरिया को। तो जो आपका एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम हमको क्वेश्चन में तो हमको एक सेकेंड, एरिया जो होता है, अगर मैं बात करती हूँ एरिया की, तो जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, जैसे कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। जो रेडियस है, रेडियस का वैल्यू कितना, कौन सा लेंगे, मिलीमीटर वाला लेंगे या मीटर वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमेशा ऐसा यूनिट में दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे रेडियस को मीटर वाला वैल्यू लूँगी। तो कितना वैल्यू है इसका, 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 3.14 इंटू 0.5 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 5 5 25 होता है, 5 5 25 होता है। अब ये पॉइंट एक नंबर के पहले है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो ये 2 नंबर के पहले आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.25 इंटू 10⁻³ का मुझे स्क्वायर करना है। हमेशा याद रखना, जो भी 10 की पावर में नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होते हैं, कभी उनका स्क्वायर नहीं करते, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 2 कितना होता है, 6, तो 10⁻⁻6 आएगा। तो यहाँ पे आपका एरिया का कुछ वैल्यू निकल करके आता है। वो वैल्यू क्या आता है, आप लोग ज़रा कैलकुलेट करो तो बताओ मुझे। तो इसका वैल्यू आपका आता है 0.785 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यू आपका आता है 0.785 इंटू 10⁻⁻6। ये आपके एरिया का वैल्यू आया है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम बुक में तो डायरेक्टली एरिया उसी के अंदर निकाला है। आप कर सकते हो वैसा भी, कोई इशू नहीं, कैसा भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन स्टेप वाइज करने से कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड होते हैं, इसलिए मैंने स्टेप वाइज आपको बताया। जब अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालना था। रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दे रखा है 30। एरिया का वैल्यू आपको कितना दिया है, एरिया का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है और वो वैल्यू आया है 0.785 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में लेंथ। लेंथ का वैल्यू कितना दिया है आपको, 50 इंटू 10⁻⁻2। याद रखना, आप गलती से भी लेंथ का ये वाला वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि सेंटीमीटर में, और आपको मीटर वाला ही वैल्यू यूज़ करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू होता है 4.71 इंटू 10⁻+5। ये वैल्यू मैंने भी कैलकुलेट किया है, आप लोग भी सारे के सारे सॉल्व करो और इस वैल्यू को कैलकुलेट करो। ठीक है, 4.71 इंटू 10⁻⁻5 ये मेरा एक्चुअली आंसर आया। सबको पता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, तो ये है वैल्यू आपका रेजिस्टिविटी का। आप रेजिस्टिविटी डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब एरिया डायरेक्टली भी इसमें रख के कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। इस कैलकुलेशन को करते वक्त कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। एरिया गिवन नहीं रहेगा, आपको कैलकुलेट करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पता होना चाहिए 3.14, और ये सारे के सारे यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए कि हमको ऐसा यूनिट मीटर में ही लेना है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता और आपने ये वाले यूनिट्स ले लिए मिलीमीटर, डेसीमीटर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले क्लास में सारे के हम सब लोग। ठीक है, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। थैंक यू।